So welcome to DAM History Optional. Today is the first day. Write the name DAM History Optional. And this year we will be starting primarily with world history. You already have the syllabus, you have the topics, and it is the first day today. And we have got the questions evaluated as well. But before we proceed, I would like to give you a brief about how to approach answer writing in history option. Do's and don'ts कहो, एक outline, primer, जो कुछ कहो, ready reckoner. तो पहली बात तो I would like you to understand that in history, answer writing is particularly different from other optionals. I am not saying difficult, I am saying different. And why is that? The reason being that in the class when we teach, in the books when you read, we want to understand the narrative. कि घटना क्या घटी थी, स्टोरी कैसे इवॉल्व होगी. So the teaching and reading part, the understanding part is primarily at the level of narrativist understanding. But the answers do not want you to write the stories. So the first issue is narrativist versus perspectivist understanding. आप ये समझो अच्छे से कि आपकी पढ़ाई किताब में हो जहां भी हो, इट विल बी प्राइमरीली नरेटिविस्ट. आप हिस्ट्री टाइम के लिए हो दोनों? ओके. आपके नाम क्या है? धनंजय, हर्ष. ओके, आई रिमेंबर योर आंसर. यू लेट लॉन्ग पैराग्राफ्स लिखा हुआ है. हर्ष का मेरे पास कोई पॉइंट है नहीं अभी यहाँ पे. ठीक है, एनीवे. सो फर्स्ट थिंग इज दैट आंसर्स आर सपोज टू बी perspectivist and not narrativist. There are very few chances of UPSC asking you a question जहाँ पे वो आपको पूछेंगे क्रोनोलॉजी बताओ पूरी. नहीं पूछेंगे, आपको कहानी नहीं. यू हैव टू प्रिज्यूम दैट द इवेल्युएटर नोस द स्टोरी एंटायरली और आप उसको बस रेफर कर रहे हो और आगे चल रहे हो. व्हाट इज रिक्वायर्ड एक्चुअली इज द पर्सपेक्टिव, इज द आर्ग्यूमेंटेशन. वहां से अब दूसरी बात आती है कि व्हाट इज द आर्ग्यूमेंट. लोग कहते हैं कि हिस्ट्री इज फैक्चुअल फैक्चुअल फैक्चुअल. वो तो है, उसमें कोई बड़ी बात है नहीं, ना नई बात है. बट द पॉइंट इज आवर आंसर्स आर नॉट सपोज टू बी नेसेसरीली कंप्लीटली फैक्चुअल इन कंटेंट. आंसर्स आर सपोज टू बी आर्ग्यूमेंटेटिव. तो you do not have to recall lots of facts and neither do you have to mug up lots of facts when you write the answer. हमें लिखना है arguments, and arguments are to be front loaded and they are supposed to be supported with some evidence and the facts have evidentiary value. So second important point is you should understand the difference between argument versus facts. आर्ग्यूमेंट आपके एनालिटिकल पर्सपेक्टिव्स होते हैं जो आप क्वेश्चन देख के उसको डिकोड करके ऑन द स्पॉट क्रिएट करते हो और उनको हवाबाजी ना लगे इसलिए सपोर्ट करने के लिए व्हाट यू हैव इज फैक्ट्स. तो फैक्ट्स आर नॉट द प्राइमरी थिंग. फॉर एग्जांपल व्हेन आई से यू टू राइट मल्टीपल डायमेंशंस इन द आंसर, क्या मतलब होता है उसका? यू आर नॉट सपोज टू राइट 10 फैक्ट्स. अगर आप 10 फैक्ट्स लिखोगे एंड इफ ऑल द फैक्ट्स आर सब्सटेंशिएटिंग द सेम आर्ग्यूमेंट, तो वेयर इज द डाइवर्सिटी इन द आंसर? ये तो एक ही पॉइंट आपने लिख दिया, 10 फैक्ट तो एक ही पॉइंट बात बता रहे हैं मुझे. तो व्हाट आई एम लुकिंग फॉर एक्चुअली व्हेन आई सी द आंसर इज डाइवर्सिटी ऑफ आर्ग्यूमेंट्स. एंड फॉर एवरी आर्ग्यूमेंट इफ यू हैव वन सपोर्टिंग फैक्ट, काम हो गया. तो उतनी ही चीजें मिनिमल याद रखनी है, नॉट टू मेनी. हमको खुद को फैक्ट से ओवरबर्डन नहीं होना है, कोई नहीं कर सकता इतना याद. हमें सीखना क्या है, ये पूरे प्रोग्राम का पर्पज ये है कि व्हेन यू लुक एट अ क्वेश्चन, डू यू हैव दैट क्राफ्ट एंड आर्ट बोथ of creating argumentative structure. वो जिस दिन आसानी से हो जाएगा आपका काम हो जाएगा. फैक्ट्स भले हो सकता है सेम फैक्ट सेम आर्ग्यूमेंट के लिए आप फैक्ट ए यूज कर लो, मैं फैक्ट बी यूज कर लूँ, डजंट मैटर. बोथ ऑफ द आर्ग्यूमेंट्स आर द सेम, दे विल गेट सेम पॉइंट्स. तो मुझे बढ़िया वाली फैक्ट याद है, उससे कुछ नहीं होगा. इसलिए 10 किताबें पढ़ के मैं और 4 फैक्ट इकट्ठा कर, नोट्स मेरे बढ़िया हो गए, कॉम्प्रिहेंसिव हो गए, इससे भी कुछ नहीं होगा. तो हमें फैक्ट कलेक्टर नहीं बनना है, हमें आर्ग्यूमेंट क्रिएटर बनना है. बी द आर्ग्यूमेंटेटिव इंडियन. ठीक है, दैट इज माय सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट. देयरफॉर डोंट वरी अबाउट फैक्ट्स, करेक्ट होने चाहिए. जैसे कि किसने लिखा था वो, शायद लोकेंद्र ने लिखा था, यू रोट अबाउट आइंस्टाइन. हाँ, तो फैक्चुअल एरर
भले ही गलती से हुई हो बट नहीं करनी है. And lots of you have written in today's question about printing press. Printing press was invented, although not invented, but it was it made it became rather a commercial enterprise at least 100 to 150 years before the beginning of scientific revolution. So printing press is not the inherent, वो तो हो चुका है, बन चुका है scientific revolution से पहले. So again that was another factual thing. तो chronological sense should be very clear. हम वहां पे आएंगे. The third point I want to talk about is a very old thing that everyone always keeps questioning. सोचा एक बार शुरू में ही इसको हम खत्म कर ले for directive words. I hope after this there should not be any confusion about what is the meaning of any directive word. एकदम बेसिक चीज है, एकदम सिंपल है, एक बार सुन लो, उसको वहीं पे निपटा लेंगे. There is no point in making fetish out of it. ये डायरेक्टिव वर्ड्स का मतलब ये होता है और बड़ा लंबा है ना, कोई जरूरत नहीं. There are only three types. Actually 2.5 types, but three types. क्या है? On one hand you have simple like explain, you have justify, elucidate, illustrate. ये सारा एक ही है, कोई मतलब नहीं, कोई फर्क नहीं है. ऑल ऑफ देम मीन द सेम थिंग. डायरेक्टिव वर्ड्स डिसाइड द स्ट्रक्चर ऑफ द आंसर, हम जानते हैं. दे गिव अस द फ्लो हाउ टू स्ट्रक्चर द आंसर. बट देयर आर 20 डायरेक्टिव वर्ड्स, बट दैट डज नॉट मीन देयर 20 टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर्स. नहीं, दो तीन ही है. ये सबका मतलब एक ही है. दे आर इंटरचेंजेबल. It will not have an iota of change in your answer. On the other hand, what you have is examine, critically examine. You have, for example, analyze. Again, critically analyze. You may have to what extent. Also, do you agree? ये हो गए सारे क्रिटिकल पर्सपेक्टिव्स. यहाँ पे यू कैन एक्सचेंज एनीथिंग फॉर एनीथिंग, डजंट मैटर, सब एक ही है अपने लिए. इट डजंट मेक एनी डिफरेंस. यहाँ पे यू हैव टू गो फुल ब्लोन एनालिटिकल. You have to discuss multiple dimensions from this side, from that side, from any which side you can, and then take some kind of perspective at the end. In the first block, what you have is you are not supposed to engage critically much into the statement. Don't go for any counter views or any as such. यहाँ पे सिंपल इतनी ही बात करनी है, जो दिया है उसका सच मानना है. Assume that hypothesis is axiomatic, it is correct, and you just explain, you just elaborate. यहाँ पे लिखा इलेबोरेट, वो भी एक है इलेबोरेट. बस विथ सम एग्जांपल्स यू इल्यूसिडेट करो, खत्म. कुछ है नहीं उसमें. दो कीवर्ड्स हैं जो दोनों के बीच में फंसते हैं. वहां पे यू हैव टू टेक अ कॉल ऑफ जजमेंट थोड़ा थोड़ा. एक है डिस्कस, एक है कमेंट. Here the balance may shift either towards elaborate side or critically analyzed side depending on your sense of the statement. कोई दिक्कत नहीं. आप क्या कर सकते हो कि भाई 75-80% of the answer still remains elaborate and 20-25% can become critically analyzed. खत्म, कमेंट हो गई मेरी. और if you feel like you can go more to critically 50% एनालाइज कर दो, कोई दिक्कत नहीं. So this is, इसका बैलेंस कहाँ पे रखना है डिपेंड्स ऑन योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द क्वेश्चन एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम. इसमें ज़्यादा सोचने की दिक्कत नहीं है. So by and large there are only two types of questions. Directive words, खत्म. तो आई होप कि ये इशू अभी कोई दफन कर दे हम. ओवर नेक्स्ट 4 months हमें हर दिन कुछ ना कुछ नया सवाल देखना है. वहां पे ये बेसिक इशू बार बार ना आए. अगर आता है, यू मोस्ट वेलकम टू कम एंड डिस्कस, कोई दिक्कत नहीं है, आपत्ति नहीं है. बट आई एम टेलिंग यू दीज आर नॉट थिंग्स दैट शुड होल्ड यू बैक. ये छोटे छोटे हर्डल्स. देन इन क्वेश्चन आंसर राइटिंग, most important thing is understanding the exact demand of the question. How do you interpret it? And for that you have to have some understanding of the issue.
It requires some kind of basic awareness of the context that helps us interpret the question in a correct manner. Yes, it happened with you in this question. You connected the two things well. On one side you have scientific revolution, on the other side you have enlightenment. But the question was about the tools which were developed by scientific revolution and how they were utilized or enhanced by enlightenment. बट ये क्वेश्चन यूपीएससी पहले अलग फॉर्मेट में पूछ चुकी है कुछ सालों पहले. तो व्हाट इज द बेस्ट वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग डिमांड ऑफ द क्वेश्चन इज टू लुक एट द पीवाईक्यूज अगेन एंड अगेन एंड अगेन. हम करेंगे, मतलब व्हाट आई विल डू थ्रू ऑल अवर डिस्कशन वीडियोस is to give you a brief perspective of the PYQs as well every single time. देखिए आपको गैमट ऑफ द क्वेश्चन समझ में आए. हो सकता है कि विल नॉट एबल टू कवर ऑल द थीम्स, वो तो अलग बात है, क्योंकि PYQs 25-30 साल के बहुत ज़्यादा हो जाता है. रिपीटेशन भी है. आई विल आइडेंटिफाई इंपॉर्टेंट थीम्स फॉर यू टू डू ऑल्सो, बट when you do such kind of PYQ analysis all the time, it helps you to extract कि अच्छा आज सवाल पे से नहीं पूछा है क्योंकि इसका एग्जैक्ट उल्टा सवाल 10 साल पहले पूछा था. सो यू आर एबल टू गेट द, उसका हिंदी में कहते हैं नस पकड़ना, वो आसान हो जाता है. डिमांड ऑफ द इंटरप्रिटेशन डिपेंड्स ऑन सच प्रायर नॉलेज, अदरवाइज यू कैनॉट डू इट ऑन द स्पॉट, इट बिकम्स डिफिकल्ट. दैट इज माय नेक्स्ट पॉइंट. नाउ आई वांट टू राइट कपल ऑफ मोर थिंग्स ओवर हियर. वो आपको पता हो. सबसे बेसिक पॉइंट ये है कि व्हाट मेक्स द ऑप्शनल आंसर स्टैंड अपार्ट फ्रॉम द जीएस आंसर ऑफ हिस्ट्री. Can anybody tell me? So you talk about two things, historiography and secondly the primary sources. They are two important. You are correct. So historiography is very important, and in this entire course or course cum test series, whatever you want to call it, that you don't worry about. I'll provide you ample historians, ample debates. Every question will come from some debatable context, so that your answers will be automatically hugely enriched. तो उसको आपकी दिक्कत नहीं आएगी. हो सकता है कि आपकी दिक्कत शुरू में आ जाए जब आपने क्वेश्चन देखा हो, बट व्हेन डिस्कशन इज ओवर दिक्कत दूर हो जाएगी. इवन टुडेज क्वेश्चन देयर इज अ डिबेट इन्वॉल्व्ड. आप नोटिस किसी ने नहीं लिखा, बिकॉज आई नो इट इज नॉट इन द बेसिक बुक्स दैट वी फॉलो. सो वैल्यू एडिशन, कंटेंट एनरिचमेंट के बारे में डरो ही मत. When we finish our entire world history at the end of the month, you will have enough views and viewpoints to add. Historiography is the first. Second thing is primary sources. Now, primary sources are very important for paper 1 than for paper 2. In modern India, we don't go for primary sources as such. कौन से न्यूज़पेपर में आर्टिकल छपा था, हमें क्या करना है? So that is not our major interest, because the methodology of modern Indian history writing is beyond our scope. In case of world history also, we don't need primary resources much. We can cite sometimes some author, some quote, some book, etc., but it is not very important. What is important is thoda thoda historiography and thoda thoda quotes, that's all. Primary sources become extremely important for paper 1 than for paper 2. Historiography is good, important for both them, but primary sources are more for paper 1. ठीक है. Then you have to, जैसे आप maps बनाओ. Even in world history, you should be able to draw maps. कोई दिक्कत नहीं है. If you want to show decolonization, for example, if you want to show some war, some campaign, or some countries which underwent some kind of transformation, world map बनाओ तुरंत छोटा सा, कोई दिक्कत नहीं. It will come very handy. Practice that. You can talk about, apart from world map, you can sometimes ऐसे होता है कि आपके पास facts ज़्यादा है, but उन facts को आप आंसर के स्ट्रक्चर के फ्लो में इंसर्ट नहीं कर पा रहे हो. It is a practical problem. कि I know for question of Buddhism, I know his issue, the argumentation that I am evolving, but I want to put 3-4 extra facts जो मैं आंसर में लिख नहीं पा रहा हूँ. मैं क्या करूँगा? दिखाना तो, शाइनिंग तो मारना है थोड़ा सा, तो मैं बगल में बक्सा बनाऊंगा. I'll put these 3 facts which are relevant to the answer, contextual, but they don't come in my flow. कोई दिक्कत नहीं, कर दो. You can write to historians name, to primary sources name, to books name, कुछ भी कर लो. 2-4 उसके थ्योरी के नाम लिख दो, उसने लिख बताए हुए कुछ. So you can do all these things. There are these different tricks that will evolve as we go along. Then
sometimes you see what is the most important aspect in the history optional that is not very much necessarily present in GS is you have to bring out causality or causation. A causation of what kind? It may vary. Human have agency or not, or is it structural, materialist, idealist? It can be any kind of causation. All the debates come back to the same thing, causation debate. Was American Revolution mercantilist or mercantilist revolt, the capitalist revolt against mercantilism? Causation. अकबर बादशाह क्या कुछ कर सकता था? Causation, क्योंकि वो ह्यूमन एजेंसी है कि स्ट्रक्चरल फैक्टर उस जमाने का. Ultimately, you come back to causation. History optional में your understanding of chronology and causation should be impeccable. वहाँ पे गड़बड़ नहीं होनी चाहिए. वो बेसिक चीज हो जाती है ऑप्शनल की. Causation and chronology. ठीक है. Now, one practical point. And that practical point is about how to create a structure of the answer. यहाँ पे I will not discuss those things कि भाई intro, body, conclusion, etc. वो तो ठीक है, वो तो given है. And I have seen almost all the answers except for 2 or 3 maybe. And I can understand कि you understand what is the structure of the answer. मुझे वो दिक्कत नहीं है. I have a practical query in my mind. When you sit in the exam hall and you have got 8 to 9 or 11 minutes to write the answer, वहाँ पे what is the cognitive process that undergoes in your mind? When I read the question, within first 30 seconds, 45 seconds, मेरे दिमाग में क्या प्रोसेसिंग होता है, वहां से स्ट्रक्चर बनेगा. There are 2 possible ways, which I keep telling everybody all the time. एक ये है कि क्वेश्चन देखते ही अच्छा मुझे टॉपिक पता है, एक फैक्ट, दूसरी फैक्ट, तीसरी फैक्ट, चौथी फैक्ट, चलो उनको अरेंज करो, इंपॉर्टेंट फैक्ट को ऊपर लाओ, आंसर बन गया. So you remember, you try to recall some specific important data points that you can recall very easily, and you arrange them in some fashion, some logical way, that becomes the structure of the answer. So you are going from data to the structure. It is the most natural. It happens with you and me all the time. क्वेश्चन देखते ही 20 मार्क सोचा, अच्छा 1 2 3 4 5, चलो अरेंज करो, आंसर लिखो. From data to structure. But there is other way possibility also, from structure to data. Look at the question. When you think of causation, analysis, interpretation, you do not talk of the data at all. Just for a moment, consider a blank चीज है. जैसे आज का सवाल ले लो, you have about the relationship between scientific revolution and enlightenment, right? If I ask a simple question, क्या connection है? Even if you don't know what scientific revolution is, even if you don't know what enlightenment is, you know the question is about what is the connection between A and B. These are black boxes for me. Can you create a structure out of black box? Because when you create a black box, you don't have data points. So I can say, so A developed certain things which helped in B. But A में ऐसी भी कुछ चीजें थी तो B में नहीं थी, और B में ऐसी कुछ चीज थी जो A से नहीं आई थी, और B was not dependent completely on A. B had innovated some of its own, or B had something else coming from elsewhere also. खत्म हो गए मेरे 4 arguments यहीं पे. Think of examples. In case of scientific revolution, enlightenment, it developed some tools which helped enlightenment. But not only scientific revolution, I have उसी समय political changes, economic changes, social changes, they also help enlightenment. Enlightenment is not dependent completely on scientific revolution. It also innovated certain things by its own which have not come from anywhere. हो गए मेरे 3 major structure of argument. खत्म. तो and then you think of specific, न्यूटन की बात करो, you think of Descartes, you can think of Locke, you can think of any damn thinker. It doesn't matter. In this answer, you will understand the relatively less important are the facts. You can use Galileo, I can use Newton, कोई फर्क नहीं पड़ेगा. You can use Rousseau, you will use Kant, कोई फर्क नहीं पड़ेगा. Examples है वो, Kant and Rousseau are examples, they are not the arguments. Argument तो आपके आंसर में रहेंगे. समझ रहे हैं मेरी बात? So one way is to go from data to structure, which is the most natural way for us because that is the way we were trained to think so far. But the other way is to go from structure to data. उस केस में क्या होता है? उस केस में फायदा ये होता है that your interpretation of question is always holistic. You don't miss the demand of the question. And then it may happen कि आपने 4 arguments on the spot generate कर लिए,
बट फॉर वन ऑफ द आर्ग्यूमेंट्स यू डोंट हैव डेटा पॉइंट, ठीक है, मत लिखो या फिर लिखो विदाउट डेटा पॉइंट. My point is in history option, when you start writing answer paper, one stream you will get 5 questions plus maybe 3 or 6, right? Either 8 और 11 सवाल आप लिखोगे वहाँ पे वर्ल्ड हिस्ट्री सेक्शन में, सेक्शन बी ऑफ पेपर 2. तो वो 8 और 11 सवाल जो होंगे उसमें से हो सकता है कि आधे सवाल यू राइट फ्रॉम डेटा टू स्ट्रक्चर एंड आधे फ्रॉम स्ट्रक्चर डेटा. ही होगा बिकॉज वी कैनॉट डिटरमाइन कि मैं इसी फॉर्मेट में सोचूंगा. इट डिपेंड ऑन टॉपिक, जानते कितने उसके बारे में आप. So you have to be flexible with both the formats, but assume that there are 2 formats of thinking, not only data to structure. How many of you come from the technical background, engineering, sciences, etc.? You would know you do for experimentation. आप कभी curve plot करते हो, you have data points, and then हमें बोलते curve fit करो, curve fitting. You write some equation, and then you go for अच्छा इसमें ना ये curve fit हो रहा है with some kind of minimal distortion. तो यहाँ पे इफ आई टेक रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, तो मेरी ये सबसे कम है वैल्यू. अरे दिस इज द लीस्ट वैल्यू. सो आई हैव डेटा पॉइंट्स फर्स्ट एंड देन आई फिट द कर्व. व्हाट आई कैन डू इज आई डिटरमाइन कि नहीं मेरा कर्व ये नहीं होगा. इंस्टेड ऑफ दैट दिस इज माई आर्ग्यूमेंटेशन. नाउ माई स्ट्रक्चर इज फिक्स्ड. लेट मी थिंक इसके कोई नजदीक डेटा पॉइंट मिलता है क्या मुझे? अच्छा मिल गया, आई गॉट द एविडेंस एंड लाइकवाइज. समझ में आ रहा है? So you should do both the things, data to structure. It may sound a little theoretical right now, but as we go along over the next few weeks, you will come to know it is very easy. It is very easy. Okay. So you have next point was structure of the answer. Now I want to give you last more thing. Understand that you will ask me for model answer all the time, and I will provide you model answers. I will not provide you model answer. I will try to provide you model answers. The reason being, ये जो model answer concept इसको हम मानते ही नहीं है. It is humanities. One question may have multiple answers. They may have same essence, but they may have different structures, different approaches, and they are equally valid. They may get equally good numbers. If I give you one model answer, उसका मतलब ये होता है कि I am straight jacketing your thinking into one format. I am forcing you to think the way I think only all the time. जरूरी नहीं है कि हो सकता है आपकी सोच कुछ अलग हो, कुछ बेहतर हो. And it is not only about single answer, it is also about within the answer जो अलग अलग parts है, like introduction. Intro can be of multiple types. We'll discuss. आज हम इतना नहीं खोलेंगे सब कुछ. Over next few days, you will see we'll discuss different types of intros. For a same question, I will discuss 3-4 intros today for the same question, but that is एक छोटी झलक होगी वो. हम आगे जाके देखेंगे कैसे अलग अलग इंट्रो फॉर द सेम क्वेश्चन बन सकते हैं. हमें बेसिक डैम का पर्पस ये है जिसको हम कहते थे दिमाग की खिड़कियां खोलना. द मोमेंट टू लुक एट द क्वेश्चन, मैं आपको आप मुझे 3 इंट्रो बताओ इसके अलग अलग. टेल मी 2 different conclusions. So you should be able to come up with such multiple intros and multiple conclusions. That is the good exercise. That will make your mind agile. That will help you generate lots of points. Even for the main body, तो बताइए. Even for the main body, we'll try to do. Sometimes, not always, but sometimes I'll give 2 or 3 structure for the same question. आज मैंने एक क्वेश्चन के लिए वैसे किया हुआ है. ठीक है. So with those points, my brief about answer writing is over. We'll go to the questions now.